गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्रविड़ ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम 3 चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं और ये 3 चीज़ आपको जितने भी हम लोग लाइट चैप्टर पढ़े हैं, इन लाइट चैप्टर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में इनका काम आएगा। और इनसे डायरेक्टली भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि प्रूफ करने को, जैसे किसी दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है। पहला चीज़ तो हम ये देखने वाले हैं। दूसरा चीज़ हम देखने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन एक होता है, चिन्ह परिपाटी, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो लाइट चैप्टर में, तो वहाँ पे ये चीज़ें प्ले करता है। और तीसरा चीज़ होता है एक मिरर फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला के द्वारा कौन से वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, कि उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, उसकी हाइट क्या होगी, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इससे पहले का कोई भी वीडियो सेशन नहीं देखें तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो ऑलरेडी सारे वीडियोज़ का लिंक आपको मिला है और आप प्लेलिस्ट भी चैनल का विजिट कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो आपसे कभी छूट ना जाए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और टॉपिक को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे मानते हैं हम ये कोई कॉनकेव मिरर है। ये क्या है छोटू? कोई कन्वेक्टिव मिरर है जो यहाँ से पॉलिश्ड है। ठीक, अब ये पॉलिश्ड है और ये उसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जहाँ पे ये होता है पोल, ये होता है इसका फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इमेज बना के आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं किसी वस्तु को रखता हूँ, ये पोजीशन कौन सा होता है, बियॉन्ड सी, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और यहाँ से लाइट को इंसिडेंस कराया जाता है दर्पण पे। ये क्या करता है, फोकस को कट करते हुए जाता है, फिर एक लाइट को वक्रता त्रिज्या कट कराते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पे हमें इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज़ तो आप लोग देखे होंगे, मैंने बहुत सारा चीज़ ये कैसे होता है सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है पिछले वीडियो सेशन में। अब यहाँ पे हमें जानने वाली चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पे आप 3 चीज़ें जानोगे। पहला, वस्तु दूरी क्या होता है, वस्तु दूरी क्या होता है। दूसरा, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। और तीसरा चीज़ जो होता है, फोकस दूरी क्या होता है। ये चीज़ आप पहले से तो जानते हो, बट मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाए। और इसको कैसे डिनोट कर दिया जाता है इसको भी बताता हूँ। अब यहाँ पे इस फिगर में आप देख के बताओ कि वस्तु को कहाँ पे रखें, तो बोलोगे सर जी यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे रखे हो और ये क्या है, पोल से। तब पोल से इस वस्तु का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु दूरी कहते हैं। मतलब ये जो यहाँ से पूरा डिस्टेंस होगा, ये अपना जो होगा यही पूरा डिस्टेंस होगा u, जिसको वस्तु दूरी के नाम से जाना जाता है, स्मॉल u के नाम से। ठीक, इतना चीज़ कन्फर्म है। अब क्या होता है, दूसरा है प्रतिबिंब दूरी। तो जहाँ पे आपका इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से ले करके और पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको स्मॉल v से डिनोट किया जाता है, जिसको वस्तु दूरी कहा, प्रतिबिंब दूरी के नाम से जाना जाता है। और ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस पे जो यहाँ पे फोकस है, तो फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से ले करके और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि किसको हम लोग वस्तु दूरी कहेंगे, किसको प्रतिबिंब दूरी कहेंगे और किसको फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी मैंने बताया था, हमें सिद्ध करना है रिलेशन बिटवीन वक्रता, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या समानताएं होती है, क्या रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, और एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जाता है, वो जो रिलेशन होता है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे, कहाँ से वो आता है। तो सबसे पहले आप इसको 2 चीज़ में कर सकते हैं, एक अवतल दर्पण में, एक उत्तल दर्पण में। जैसे अवतल दर्पण में आप सिद्ध करोगे, सेम उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी। तो सबसे पहले आपको एक उत्तल दर्पण ले लेना होगा। तो मैंने एक ले लिया यहाँ पे अवतल दर्पण। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया छोटू, एक अवतल दर्पण ले लिया। अब इसको पॉलिश कर देते हैं, ये हो गया आपका पॉलिश। अब हमें क्या करना है, इसमें एक छोटा सा इमेज बनाना है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस,
ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, फोकस थोड़ा सा और इधर कर दीजिए। चलिए अब क्या करते हैं, हम एक लाइट को इस पे इंसिडेंस कराते हैं। तो ये हमारा लाइट है जो क्या हुआ यहाँ पे इंसिडेंट होता है और ये क्या करेगा, फोकस को कट करते हुए जाएगा। डन। अब देखो पिछले वीडियो सेशन में मैंने बताया था आपको कि अगर इसका हम क्या करें, इसमें अभिलंब को खींचा जाए तो अभिलंब क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर जी बिल्कुल, जो यहाँ से वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा, वक्रता केंद्र से जो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब पहले में मैंने बताया था कि जो वक्रता आपतित प्रकाश की किरण, ये क्या है, आपतित प्रकाश का किरण है। पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ये क्या है, ए कह रहे हैं, यह है एम और यह है एम डैश। एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है। इस पे ए बी कोई प्रकाश की किरण को आपतित किया जाता है जो फोकस से होकर के गुजरता है और इनके बीच बी से एक क्या बनता है, अभिलंब बनता है। अब दो चीज़ आपको, एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने बताया होगा कि यहाँ पे जो आई बन रहा है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना ये चीज़। मतलब जितने कोण से, जितने एंगल से आप लाइट को इंसिडेंस कराएंगे उतने ही एंगल से वह रिफ्लेक्ट भी होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम है। अब इसी बेस पे बनेगा। अब हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं। जो लैंग्वेज मैंने बोला वही चीज़ क्या लिखेंगे, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है, जिसका ध्रुव पी है। यहाँ तक हो गया। अब क्या लिखोगे, दूसरा बात कि ए बी प्रकाश की किरण इस पे आपतित किया जाता है जो फोकस से होकर के जाते हैं। ए बी प्रकाश किरण, ए बी प्रकाश की किरण को दर्पण पर आपतित किया जाता है, दर्पण पर आपतित किया जाता है। करते हैं, लिखो करते हैं, जो क्या करता है, फोकस से होकर के गुजरता है, जो फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, होकर गुजरता है। चलो इतना चीज तो हो गया। तथा ये क्या है, अभिलंब क्या है यहाँ पे, BC, तथा BC अभिलंब है, ठीक। अब इसको करने से पहले वही जो एंगल मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम एंगल, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, ABC। एंगल ABC बराबर होगा एंगल इसके CBF के, होगा ना, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। यहाँ पे हो जाएगा एंगल CBF के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कोण I बराबर कोण R, ठीक। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो पहला ये चीज़ तो हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल और ये एंगल, एक चीज़ आप 9th में पढ़े होंगे कि जब दो कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, यह एंगल आपस में बराबर होता है, कैसे, एकांतर कोण से। तो सेम चीज़ देखो, एक ये रेखा इसके बीच में ये, तो मतलब ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल किसके, BCF के, बराबर हो जाएगा एंगल BCF के। कैसे, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ये 9th का चीज़ है, आप पढ़े होंगे, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए
ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये और ये तीनों कोण आपस में एक तीसरे के बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है आपस में बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे अतः एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, BCF बराबर है एंगल किसके, CBF के। हो जाएगा ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ABC बराबर है एंगल CBF के, ठीक। और ये भी लिख सकते हो, इतना चीज़ हो गया। ये नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे हम इस ट्रेंगल को देखते हैं, BCF ट्रेंगल को। तो BCF ट्रेंगल ऐसे ही है कुछ, देखना ध्यान से। ऐसे ही है ना, ये हो गया आपका B, ये हो गया C, ये हो गया F, और ये हो गया एंगल R, और ये भी हो जाएगा एंगल R, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। और जब बराबर है तो यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये चीज़ आप पढ़े होंगे 9th में ट्रेंगल में, कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो ये जो त्रिभुज होता है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब इनके आधार पर के कोण बराबर होंगे। तो इनका आधार कौन है, तो इनका ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज BCF एक, BCF क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब BCF समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, कैसे हुआ, एंगल बराबर दिखा दिए, तो यहाँ पे भुजाएं बराबर हो जाएगी, मतलब FC या CF बराबर हो जाएगा FB के, CF बराबर हो जाएगा FB के। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको एपर्चर पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो सेशन में। एपर्चर मतलब द्वारक। द्वारक क्या होता है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को द्वारक कहा जाता है। जब ये द्वारक काफ़ी छोटा हो जाएगा तो ये जो पॉइंट है B और P के बराबर हो जाएगा ना। जब मान लो अगर इस एपर्चर को घटाया जाए, कम किया जाए, इसकी जो चौड़ाई है उसको कम किया जाए दर्पण की, तो ये B और P लगभग एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन बनता है कि जब दर्पण का, सिंपल लिखो, दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा हो, दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा हो। जब दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा होगा तो B और P लगभग एक ही बिंदु हो जाएंगे। B और P क्या हो जाएंगे, लगभग एक ही बिंदु हो जाएंगे। जब B और P लगभग एक ही बिंदु हो जाएगा तो ये जो BP है, यहाँ पे देखो हम क्या क्या कर चुके हैं। ये लाइन जो है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि CF बराबर FB। जब ये इसके बराबर हो गया, अब ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे तो यहाँ से ये लिख सकते हैं आप, FB बराबर हो जाएगा किसके, FP के। FB बराबर हो जाएगा किसके, FP के। FB बराबर हो जाएगा FP के, क्योंकि B पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। जब FB FP के बराबर हो गया और यहाँ पे FB किसके बराबर है, तो FB बराबर है CF के, FB बराबर है FP के। तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः यहाँ से हो जाएगा ना, FB कैंसिल, तो CF जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, FP के। नहीं समझे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो FB है, मतलब ये जो है, ये क्या कह रहा है, पहले यहाँ पे देखो, थोड़ा सा समझना है ध्यान से। ये जो FB है, ये FB है CF के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि FB FP के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि CF बराबर हो जाएगा FP के। अब बताओ, ये कोई रेखा है, उसी रेखा को लेते हैं, ये है C, यहाँ पे है F और यहाँ पे है P। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, मतलब ये पूरे का आधा आधा होंगे। कौन, ये पूरे का ये आधा होगा और ये भी आधा होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से हम लिख सकते हैं कि CF जो होगा पूरे का क्या होगा, आधा हो जाएगा, या FP जो होगा पूरे के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लिखेंगे FP बराबर पूरा कितना है तो PC अब बट्टा में क्या हो जाएगा, आधा मतलब 2 हो जाएगा। समझ में आया इतना बात। अब देखो बस यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वही वर्क में आने वाला है। FP क्या है, तो FP अगर कहा जाए तो ये फोकस है, और फोकस से ध्रुव तक की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस से ध्रुव की बीच की दूरी को स्मॉल f कहा जाता है, जिसको फोकल लेंथ के नाम से जाना जाता है, हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से FP का मान क्या हो गया, FP का मान हो गया स्मॉल f, FP का मान क्या हो गया स्मॉल f बराबर, अब क्या है PC, तो PC देखो तो कौन सा डिस्टेंस हो गया, तो बोलोगे सर जी यहाँ का डिस्टेंस हो गया। तो PC का मतलब क्या हुआ, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ पे PC की जगह पे आप क्या लिखोगे, कैपिटल R, और बटा में 2 है तो बटा में 2, और यहाँ से आपका यही व्यंजक प्राप्त हो जाता है, यही रिलेशन होता है। अर्थात ये जो फोकस दूरी है इस वक्रता त्रिज्या की 2 है मतलब आधी होती है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसी को घुमा के भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है, दुगुना होता है ना जी। अरे इसी को हम करें थोड़ा सा, इसको इन्वेटिव करें, क्रॉस गुणा कर दो, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 2f बराबर R, तो R मतलब वक्रता त्रिज्या है दुगुना किसका, फोकस का। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा आते हैं, और यही हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। कह देगा कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकाले। तो ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर R बटा में 2। कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 बराबर R बटा में 2, क्रॉस गुणा कर दो तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, हो गया आंसर। और यही चीज़ तो मैंने भी बताया था कि फोकस वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है। तो फोकस दूरी 10 का दुगुना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बना लोगे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये चीज़ हो गया, इसको अच्छा से नोट कर लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा है कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R बट्टे 2 होता है। तो अवतल दर्पण में हमने ऐसे सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार आप उत्तल दर्पण में भी कर लोगे। फर्क क्या पड़ेगा, फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और फोकस वगैरह उधर है। इमेज फॉर्मेशन तो मैंने बता ही दिया है कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, उसी बेस पे आप आसानी से बना लोगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको आप अच्छे से नोट कर लो। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में, और चिन्ह परिपाटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आता है तो मिरर फॉर्मूला आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, और मिरर फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर पाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, रट्टा मार के बनाओगे। और फिजिक्स क्या है, 100% तो नहीं लेकिन 99% मैथमेटिक्स है। चलो मिटाते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटू कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R बट्टे 2। इसको 3-4 बार खुद से घर पे बनाओगे तो ये जो है आपके दिमाग में फुल टू फुल 100% बैठ जाएगा। डन। तो इसको आप लोग ध्यान में रख के और पढ़ाई करो बेटर तरीके से। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। तो हेडिंग डालना आप लोग साइन कन्वेंशन, जिसको कहा जाता है चिन्ह परिपाटी। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर जी चिन्ह परिपाटी की जरूरत क्यों पड़ी, वाई चिन्ह परिपाटी है क्या, क्यों लाया गया।
तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है छोटू कि हम लोग देख रहे थे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जो है हम लोग वस्तु को तो हमेशा हम लोग दर्पण के दाएं तरफ बाएं तरफ रख रहे थे, है ना। दर्पण के कहाँ रख रहे थे, बाईं तरफ रख रहे थे, लेकिन कहीं कहीं प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बन रहा था, कहीं कहीं प्रतिबिंब दाईं तरफ बन रहा था। तो इसी को बिना इमेज फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स के द्वारा, नंबर्स के द्वारा आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और दर्पण कहाँ है, आगे है या पीछे है। इसी के लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, चिन्ह परिपाटी की। तो हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने। अब इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। चलो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ मैं। ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ और वाई डैश 9th में आप पढ़े हो तो पढ़े होगे, अदरवाइज मैं मैथ में स्टार्ट करूंगा, जस्ट एपी खत्म हो जाएगा तो ठीक, ट्रिंगल के बाद है। चलो इसको समझते हैं हम लोग। द रियल नंबर्स लाइन तो पढ़े होंगे ना आप लोग। यहाँ पे जो इधर जो पॉइंट होता है वो सब होता है पॉजिटिव नंबर्स। ये क्या होगा, सब पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनाइट तक जाएगा। इधर की अगर बात करें तो इधर होता है सब माइनस में, -1 -2 -3 डैश डैश कहाँ तक, निगेटिव तक, जितनी भी संख्याएं हैं उतनी जाएंगी, ठीक है। ऊपर की बात करें तो इधर 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव तक जाएगा। और नीचे की बात करें तो -1 -2 -3 और डैश डैश कहाँ तक जाएगा, निगेटिव नंबर, निगेटिव मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखो इसका ज़रूरत क्या पड़ा, यहाँ पे हम देख रहे हैं आप जब भी मिरर को इसमें रखोगे, कहाँ पे रखोगे, मिरर को जब भी रखोगे इसी पे बेस पे बनेगा। यहाँ से देखो इसको आप, अगर ये मूल बिंदु होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसको आपको दर्पण का ध्रुव मान लेना है। दर्पण का ध्रुव मानोगे और जब यहाँ पे हम किसी अवतल दर्पण को रखेंगे तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, हुआ ना। तो अवतल दर्पण ये हो गया, तो इसका ये क्या हो गया, पोल हो गया। ये क्या हो गया, इसका पोल हो गया। अब जितना भी इधर काम होगा वह सब किस में होगा, निगेटिव में होगा। जितना भी इधर काम होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। आप लोग सुने होंगे या फिर किताब में डायरेक्टली लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी, ये सभी जो होते हैं ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु को हमेशा इधर ही रखते थे हम। वस्तु को हमेशा कहाँ रखे हम, दर्पण के सामने रखे थे, दर्पण के बाईं तरफ रखे थे, और प्रतिबिंब भी दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है। मतलब अगर यहाँ पे हम वस्तु को रखें तो ये ऐसे जाता था, यू फोकस को कट करता था, फिर ऐसे कट करता था। तो हमने वस्तु को यहाँ पे रखा, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, तो वस्तु दूरी ये क्या होगा, यू, प्रतिबिंब दूरी यू क्या हो गया, भी, और फोकस क्या हो गया, एफ। मतलब ये सब दर्पण के किधर है, दर्पण के किधर है, बाईं तरफ है, अर्थात निगेटिव है। तो यू माइनस में, भी माइनस में और एफ भी माइनस में हो जाता है, ठीक है। लेकिन 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 एक चीज़ और है, लेकिन में क्या हो जाएगा, जब आप उत्तल दर्पण को लोगे तो उत्तल दर्पण को लेने से क्या होता है, देख लो यहाँ पे हम उत्तल दर्पण को कैसे ले सकते हैं, उत्तल दर्पण को हम ऐसे लेंगे। अब फिगर ऑफ होगा, मैं थोड़ा सा ये चीज़ आपको देख लो, यहाँ से एक चीज़ कर लो, जितनी भी आप दूरियां हैं वो कहाँ से मापते हैं हम लोग, पोल से, दर्पण के ध्रुव से दर्पण की दूरियां मापी जाती हैं। यहाँ से कुल 5 कॉन्सेप्ट बाहर निकलेंगे और पांचों कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लोगे, चिन्ह परिपाटी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और जब चिन्ह परिपाटी में दिक्कत नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन का जितना भी न्यूमेरिकल से आप चुटकी बजाते सॉल्व कर लोगे आसानी से, ठीक है। ये चीज़ देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स तो यहीं से कन्फर्म हो गया। पहला चीज़ लाइन लिख लेना आप लोग, पहला लाइन क्या लिखोगे कि दर्पण में, गोलीय दर्पण की कोई भी दूरियां जो होती हैं, गोलीय दर्पण की दूरियां उनके ध्रुव से मापी जाती हैं। किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। और चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु को ध्रुव माना जाता है। चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु को क्या माना जाता है, ध्रुव माना जाता है। ये चीज़ कंफर्म हो गया। तो पहला लाइन आप लोग कंप्लीट कर लोगे कि कोई भी दूरी जो होता है कहाँ से मापा जाता है, पी से मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। और दूसरा पॉइंट ये लिख लोगे, दूसरा पॉइंट इसी में हो जाएगा, तथा मूल बिंदु जो होता है दर्पण का ध्रुव माना जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट्स ये कहता है कि यदि वस्तु, प्रतिबिंब तथा फोकस दूरी दर्पण के बाईं तरफ है,
वस्तु प्रतिबिंब तथा फोकस दूरी दर्पण की कहाँ है, बाईं तरफ है, तो वह हमेशा क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। वह क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। कब, जब वस्तु दूरी माइनस में रहेगा। कब, जब ये दर्पण के बाईं तरफ होगा। यही राइट साइड में हो जाता तो वो प्लस में हो जाता, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स भी हो गया आपका। अब तीसरे पॉइंट्स को पढ़ने से पहले इसमें देखो 2 पॉइंट्स हो गया। क्या क्या पॉइंट्स हो गया, पहला पॉइंट्स तो ये हो गया कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पे ये कहोगे कि यदि किसी गोलीय दर्पण में वस्तु जो होता है दर्पण के बाईं तरफ है तो उसका वस्तु दूरी जो होता है ऋणात्मक लिया जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि यदि किसी गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है बाईं तरफ बन रहा है तो वो भी किस में होता है, माइनस में हो जाता है। और फोकस तो बाईं तरफ है तो बाईं तरफ रहेगा तो वो ऑलरेडी माइनस होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट्स का आपको फोटो दिखा दूंगा जहाँ से आप आसानी से लिख लोगे। ठीक, चलो इसको मैं मिटाता हूँ। अब उत्तल दर्पण वाला आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उत्तल दर्पण हम पहले इसमें भी क्या करते हैं, वही बनाते हैं। इधर हम लोग को पता है ना, देखो अब यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। ये हो गया आपका एक्स डैश, ये ओ वाई डैश, और इधर होता है पॉजिटिव में, इधर निगेटिव में, इधर पॉजिटिव में, और इधर भी निगेटिव में। अवतल दर्पण को रखना होगा तो हम लोगों ने ऐसे रखा था, लेकिन उत्तल दर्पण को रखना है तो उत्तल दर्पण कैसे होता है, ऐसे। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अब इस पे हम क्या करेंगे, कलई कर देंगे, कलई हो गया। अच्छा ये बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सेस मान लेंगे। अच्छा ये बताओ, वस्तु का आगे कहाँ है, रिफ्लेक्टर कहाँ है इसका, तो बोलोगे सर जी इधर है। तो लाइट को कहाँ पे इंसिडेंट कहेंगे, रिफ्लेक्टर से, मतलब जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। तो हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, इधर रखते हैं। वस्तु को जब इधर रखते हैं तो दर्पण का ये कौन सा भाग है, दर्पण का कौन सा भाग है, बायां भाग है। और बायां भाग में क्या होता है, निगेटिव होता है। अभी मैंने बताया था बायां भाग में कोई भी वस्तु होगा, प्रतिबिंब होगा, फोकस होगा, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाए। तो अवतल दर्पण की जब बात करें तो उत्तल दर्पण में ये जो वस्तु दूरी है u, यह क्या होता है छोटू, निगेटिव हो जाता है। ये पॉइंट्स याद रखोगे। क्यों होता है ऐसे, बिकॉज इसका क्लियर कट रीजन है कि यहाँ पे जो वस्तु है वह दर्पण के कहाँ है, बाईं ओर है। लेकिन प्रतिबिंब जब बनता है ना तो यहाँ पे तो इसका फोकस होता है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होता है। तो इसका जो इमेज बनता है यू इधर कहीं बनता है और इधर बनता है, मतलब इसका जो वी होता है ये दर्पण का कौन सा भाग है, राइट भाग है। राइट मतलब दायां भाग है, और दायां भाग है इसलिए ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में याद रखना है कि वस्तु दूरी कहाँ होती है, माइनस होता है, प्रतिबिंब दूरी प्लस होता है। और फोकस दूरी की बात करें तो फोकस देखो तो यही होता है ना, फोकस दूरी, और ये कहाँ है, दर्पण के राइट साइड में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाता है। कुल मिला के आपको मात्र 6 कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि यहाँ पे अवतल दर्पण कहेगा, अवतल दर्पण, एक मैं चार्ट बना के समझा देता हूँ। ये हो गया अवतल दर्पण का, ये हो गया उत्तल दर्पण का, और यहाँ पे देख लो 3 कॉलम में बना लेता हूँ। पहले में हम क्या करते हैं, फोकस दूरी की बात करते हैं। पहले में क्या होगा, फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव। दिख रहा है। उसी प्रकार यदि हम u की बात करें तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव होता था। ठीक है, और यदि यहाँ पे v की बात करें तो v यहाँ पे होता था निगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दाएं साइड में और फोकस भी होता है दाएं साइड में, लेकिन वस्तु को रखा जाता है कहाँ पे, बाएं साइड में। तो बाएं साइड में रखेंगे तो माइनस, दाएं साइड में रखेंगे तो क्या होगा, प्लस। ठीक, क्लियर रीजन आपको कंफर्म होगा। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा मेरे तरफ से। आप लोग को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसी वीडियो सेशन में कमेंट करो। यहाँ पे मैं इसका एक सिंपल सा नोट दिखा रहा हूँ, जिस नोट में वो 5 पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है, जिसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लोगे। ये फिगर समझा के मैंने बताया है, ये समझा के आप चाहो तो फिगर बना भी सकते हो और फिगर छोड़ भी सकते हो। फिगर बनाओगे तो बेनिफिट ये होगा कि आप कभी भी कॉपी को पढ़ने जाओगे तो
सिंपल से समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आप फिगर नहीं बनाए हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैं कहूँगा फिगर को भी अच्छे से बना लेना और नोटबुक में सारी चीज़ों को नोट करना, ठीक है। ये फ़ायदा क्या होता है ना, फेयर बनाने का बेनिफिट होता है कब, जब एग्जाम टाइम होता है रिवीजन करने के वक्त। रिवीजन में फटाक कॉपी को, एक चैप्टर को 1 दिन 2 दिन में ख़त्म कर लेते हैं हम लोग आसानी से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो सेशन में, आज का वीडियो सेशन तो इतना ही रह पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको मिरर फार्मूला के बारे में बताऊँगा। मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, यही फार्मूला होता है। इसको मैं सिद्ध करके कल के वीडियो सेशन में दिखाऊंगा। और फिजिक्स के इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी मैं कल दूंगा आपको और सॉल्व करके भी बोर्ड पे दिखाऊंगा। और एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नीफिकेशन, उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं छोटू, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग जो है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, क्योंकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके, ठीक है। पढ़ने वाले दोस्तों को भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।